8वें अध्याय में लेखक ने नामकरण की घटना पर समर का प्रभा के प्रति व्यवहार और पश्चाताप तथा आत्मग्लानि की भावना से भरते हुए दिखाया है, जिससे समर आत्मविश्लेषण करने लगा। उस दिन मुन्नी ने समर से पूछा, क्या भैया तुम्हारे इम्तिहान कब से हैं? समर का इम्तिहान की तारीख, उसे लगा वह कहीं पागल तो नहीं हो रहा है। जितना ही वह स्वयं को समझाता कि वह पागल नहीं है, उतना ही उसके भीतर यह विश्वास जड़ जमाता जाता कि वह पागल होता जा रहा है। मिट्टी के ढेले के बने गणेश जी की घटना याद कर वह अपने व्यवहार के संबंध में सोचने लगा। क्या प्रभा के प्रति उसका यह व्यवहार उचित था? यह बात उसे बार बार कचोट रही थी। इस घटना के दूसरे दिन बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई, घर वालों से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं थी, अतः वह पूरे दिन निरुद्देश्य और निर्लक्ष्य घूमता रहा। पार्क में बैठे बैठे अपने में डूबा रहा। वह सोच रहा था कि बात बात पर चिड़चिड़ाना, दूसरों को कष्ट पहुंचाकर आनंद लेना, मारपीट करना, लड़ना, रोना, पढ़ाई में मन न लगना, आखिर उसे यह सब क्यों हो रहा है? उसकी इन हरकतों को देखकर कोई भी उसे पागल ही कहेगा। उस दिन उसने फिर से संकल्प लिया कि वह घर बाहर सब भूलकर पढ़ाई में मन लगाएगा। उस दिन से उसमें सचमुच परिवर्तन आ गया। वह बलपूर्वक पढ़ने लगा, घर से दूर रहता और अपना अधिकांश समय दिवाकर के यहाँ व्यतीत करता। दिवाकर अपने शिरीष भाई साहब की बात बड़ी श्रद्धा और गदगद भाव से समर को बताया करता था। उसने समर को उनसे मिलाने की बात भी की थी। समर को उनसे मिलने की कोई खास उत्सुकता नहीं थी। सभी को आश्चर्य था कि समर को पढ़ते रहने का कौन सा नशा छा गया है। उस दिन की घटना पर किसी ने कोई बात नहीं की। प्रसव के बाद से भाभी ने काम करना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मुन्नी या तो उनकी बच्ची को खिलाती या गुमसुम पड़ी रहती। माँ जी के हाथ में माला थी, सारा काम अकेली प्रभा पर आ पड़ा था। कभी कभी उसका पत्र आता जो बिना पढ़े उसे नहीं दिया जाता था। जब वह किसी को पत्र डालने के लिए कहती तो वह पत्र भी पानी से खोलकर पढ़ लिया जाता और शायद उसने पत्र लिखने ही बंद कर दिए थे। एक दिन समर ने अम्मा को कहते सुना, क्यों री बहू, तू चिट्ठी विट्ठी नहीं डालती? इनके पास तेरे बाप की चिट्ठी आई है, पूछा है कहीं तू बीमार तो नहीं है? प्रभा चटनी पीस रही थी। उसने कहा, आप देख ही रही हैं सब ठीक है। प्रभा के मायके से 5-6 पत्र आए थे, पर उसने जवाब नहीं दिया था। छल छलाती आंखों को संयत करते हुए उसने कहा, लिखूंगी अम्मा जी। समर का सारा काम वही करती थी। रात को पानी का लोटा भरकर रख जाती। घर में गुड़ की चाय बनने पर उसके लिए भी पहुंचा आती। पहले समर खाने के लिए मुन्नी को आवाज़ लगाता था, पर अब वही खाना लगा देती और रोटी की चाह में वह थाली सरका देता। जो चीज़ कम होती वह स्वयं उसे दे देती। अब झिझक नहीं होती थी। उसे लगता था कि यह क्रम जिंदगी भर चलाया जा सकता है। वास्तव में बोलने के सिवाय उसके सारे काम हो रहे थे। समय व्यतीत होता जा रहा था। ठोस पत्थर पर जैसे जल की धारा बहती चली जाए, उसी तरह समय दिन और रात की लहरों में बहता चला जा रहा था और वह चेतना शून्य होकर देखता था कि पत्थर ज्यों की त्यों है। एक दिन 10 बजने को आए, पर दाल में उबाल नहीं आया था। प्रभा जल्दी जल्दी आटा गूंथ रही थी। मुन्नी ने शिकायत की कि बड़ी भाभी को अभी तक दूध नहीं दिया गया, वह नाराज़ हैं। प्रभा ने मुन्नी से कहा कि दूध चूल्हे के पीछे रखा है, वह जाकर भाभी को दे आए। मुन्नी ने देखा कि दूध वहाँ बिखरा पड़ा था। प्रभा ने कहा कि उसने तो ठीक से रखा था, पर पता नहीं कैसे गिर गया। वह जल्दी जल्दी आटे सने हाथों से उसे समेटने लगी। अमर माँ से देर से खाना बनने की शिकायत कर रहा था। दूध फैला देखकर उसने शोर मचाया। माँ पूजा छोड़कर वहाँ पहुँची और उसे खरी खोटी सुनाने लगी। आग लगे ऐसी पढ़ाई में, 10वां पढ़ी है या 10वां, क्या घूरे जैसी हालत कर रखी है रसोई की। समर झगड़े को बीच में छोड़कर कॉलेज चला गया। 2-1 पीरियड खाली देखकर घर लौटा तो देखा
उसके कमरे में खाना ढका रखा है। जल्दी जल्दी खाया और भाग गया। पर घर की हवा से इतना जरूर लग गया कि बाद में उस बात पर खूब महाभारत हुआ होगा। फरवरी शुरू हो गई। सर्दी बहुत पड़ रही थी। मार्च में परीक्षा थी, अतः फरवरी में तैयारी के लिए अवकाश हो गया था। वो पढ़ना चाहता था पर घर पर तो नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि कभी कोई हंगामा होता रहता था तो कभी कोई काम निकल आता। प्रभा का चेहरा सदैव ही अपरिवर्तनीय और भावशून्य दिखाई देता, जैसे वह पत्थर की बनी हो। समर दिवाकर के घर पढ़ता था। वे दोनों कभी कभी किसी प्रोफेसर के पास पूछने भी चले जाते थे। अलग कमरा और शांति के कारण कभी कभी वह वहाँ से आता भी नहीं था, वहीं सो भी जाया करता था। एक दिन सुबह जब समर दिवाकर के घर से लौटा तो अम्मा प्रभा को बड़े प्यार से सिर धोने के लिए कह रही थी। अम्मा के स्वर में न गुस्सा था और न ताना, अतः उसने कहा, अम्मा जी अब तुम ही बताओ किस वक्त धोऊं। माँ जी को गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि वह काम का ताना दे रही है। भाभी ने भी आग में घी डालते हुए समर की ओर इशारा करते हुए कहा कि जरा सा काम क्या करना पड़ रहा है, रोज ही बवाल हो रहा है। अम्मा चिल्लाती रहीं कि अपनी फटी धोती भी सिलती नहीं और न ही उसे धोती है, कौन मेहनत करे, वहाँ तो पलंग पर बिठा दो और हाथ में पकड़ा दो किताब। समर ने उस दिन पहली बार ध्यान दिया कि प्रभा की धोती इतनी फटी थी कि सिलने और धोने की गुंजाइश ही नहीं थी। दोपहर को सिर धोया गया, पर धूप में छत पर बाबूजी गुस्सा हो रहे थे कि चारों ओर से लोग देखते हैं। मुन्नी ने प्रभा का पक्ष लिया। ऊपर छत पर धूप थी, अगर चली ही गई तो क्या ऐसी आफत आ गई। तब वे नरम पड़े। अम्मा बहुत बोलने लगी थी, पर समर का शरीर इस तरह शून्य रहता जैसे अफीम का इंजेक्शन लगा दिया हो। वह किसी भी बात पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दिखाता।